हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा मॉडल सॉल्यूशन डिस्कशन का डे 2 है और डे 2 में हमने करंट बेस्ड क्वेश्चंस को देखा था। तो यहाँ हम उन क्वेश्चंस का डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो फूड फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड था। यहाँ इस क्वेश्चन में किन पॉइंट्स को एड्रेस करना है उसको मैंने बोल्ड कर दिया है। तो फूड फोर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी फूड आइटम में न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी, आयोडीन, इन चीज़ों को मिक्स किया जाता है ताकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ सके। अब फूड फोर्टिफिकेशन इंडिया में कोई पहली बार नहीं किया जा रहा है। आप लोगों ने अगर बचपन में आयोडीन युक्त नमक का ऐड देखा होगा तो आप ये रियलाइज करेंगे कि तब आयोडीन डेफिशिएंसी से लड़ने के लिए गवर्नमेंट ने फूड फोर्टिफिकेशन का ही यूज़ किया था। उस वक्त ऑर्डिनरी सॉल्ट जो मार्केट में बिकता था उसमें आयोडीन की क्वांटिटी बहुत कम होती थी और आयोडीन डेफिशिएंसी से कारण ग्वाइटर जैसी गंभीर बीमारियां लोगों को हो जाती थी। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले पब्लिक को आयोडाइज्ड सॉल्ट के थ्रू आयोडीन प्रोवाइड कराना स्टार्ट किया। उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने का काम किया थ्रू वेरियस कैंपेन्स, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से लड़ने के लिए उन्हें सिंपल एक काम करना है कि जो वो ऑर्डिनरी सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं उसको पैकेज्ड आयोडाइज्ड सॉल्ट से रिप्लेस करना है। तो इस तरीके से तब आयोडीन डेफिशिएंसी से लड़ने के लिए गवर्नमेंट ने फूड फोर्टिफिकेशन का ही यूज़ किया था। अब नेक्स्ट जो गवर्नमेंट टारगेट कर रही है वो है आयरन डेफिशिएंसी। अगर आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा देखेंगे तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि इंडिया की जो आबादी है, खास करके जो 15 साल से लेकर के 49 ईयर्स के बीच की जो पॉपुलेशन है उसमें 25% मेल और 57% फीमेल को एनीमिया की प्रॉब्लम है और एनीमिया का मेन रीज़न होता है आयरन डेफिशिएंसी। अब इन सब रीजंस के कारण गवर्नमेंट फूड फोर्टिफिकेशन स्पेशली आयरन फोर्टिफिकेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रही है और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो फोर्टिफाइड राइस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू पब्लिक को प्रोवाइड कराएगी। अब फूड फोर्टिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहला तो हमारा आता है बायो फोर्टिफिकेशन। अब बायो फोर्टिफिकेशन क्या है कि इसमें जो बायोलॉजिकल टेक्निक है उनको यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग को समझते हैं। सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होती है कि इसमें जो हाई न्यूट्रिएंट क्वालिटी के सीड्स होते हैं उनको हाई यील्ड वेराइटी के सीड्स के साथ क्रॉस ब्रीड कराया जाता है। उसके बाद जो सीड्स मिलते हैं उनमें पेरेंट की दोनों क्वालिटी होती है, या एक तो ये हाई यील्ड वेराइटी होगा यानी कि इसकी उपज ज़्यादा होगी, और दूसरा इससे जो सीरियल मिलेगा हमें यानी कि जो अनाज मिलेंगे हमें उनमें न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी भी अच्छी होगी। दूसरा आता है हमारा जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल सीड ग्रुप में जेनेटिक चेंजेस कर दिया जाता है ताकि न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी जो है वो फसल में बढ़ जाए। अब ये हो गया हमारा पूरा बायो फोर्टिफिकेशन। अब हम आते हैं कमर्शियल फोर्टिफिकेशन पे। अब सिंपल सी बात है, कमर्शियल फोर्टिफिकेशन यानी कि ये इंडस्ट्रीज़ में किया जा रहा है। अब जैसे गेहूं का आटा हो गया या एडिबल ऑयल हो गया तो इसमें सिंपल मिक्सिंग से काम चल जाता है। बट राइस फोर्टिफिकेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब क्योंकि गवर्नमेंट राइस फोर्टिफिकेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रही है तो इसके प्रोसेस को हम थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं। राइस फोर्टिफिकेशन के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है उसको हम एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब ये क्या होता है, तो इसमें पहले ब्रोकन राइस यानी कि चावल के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको पहले पाउडर बनाया जाता है। अब इस पाउडर में जो भी न्यूट्रिएंट ऐड करना है उसको मिक्स किया जाता है। फिर इसमें पानी ऐड करके इसको एक डो टाइप का यानी कि गूथे हुए आटे जैसा बना लिया जाता है। फिर उसको एक्सट्रूजन प्रोसेस में भेज दिया जाता है। अब एक्सट्रूजन जो प्रोसेस है उसको लेमैन की लैंग्वेज में हम ऐसे समझते हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा तो घरों में जैसे सेवइयाँ बनती है या फिर सेव भुजिया बनता है, ये ठीक वैसा ही प्रोसेस होता है जिसमें जो राइस पाउडर का जो हमने डो बनाया था उस गूथे हुए डो को अंडर प्रेशर पतले पतले होल से पास कराया जाता है। तो अंडर प्रेशर जब आप उसको पास कराएंगे तो वो बिल्कुल ऐसा सेवई जैसा पतला पतला निकलना स्टार्ट हो जाएगा और इसी ड्राई किया जाता है। फिर इसकी कटिंग की जाती है और जब इनकी कटिंग की जाती है तब हमें फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स मिल जाते हैं जो कि कुछ ऐसा दिखता है। अब इन राइस कर्नल्स को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, इन्हें नॉर्मल राइस में मिक्स किया जाता है, देन फिर सेफ्टी चेक के बाद पब्लिक को प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये हो गया हमारा राइस फोर्टिफिकेशन का एक ओवरव्यू। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एडवांटेजेस ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन।
तो पहला जो हमारा एडवांटेज है वो ये है कि अगर फोर्टिफाइड आइटम्स प्रोवाइड कराया जाए तो इससे माल न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम जो इंडिया में बहुत प्रिवेलेंट है उससे लड़ने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट हम इससे एनीमिया जैसी गंभीर प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। तीसरा हमारा ये एडवांटेज है, जैसे वर्ल्ड लेवल पे जो भी हेल्थ से रिलेटेड इंडेक्स आते हैं, जैसे ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स हो गया या फिर और भी कोई अगर ऐसा इंडेक्स है, तो इसमें इंडिया की पोजीशन हमेशा बहुत नीचे रहती है। फॉर एग्जांपल अगर ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स की बात करें जो 2022 में रिलीज़ किया गया था, तो उसमें इंडिया की जो पोजीशन थी वो 121 कंट्रीज़ में हम 107th पोजीशन पे थे। तो फूड फोर्टिफिकेशन जैसे प्रोसेस से इंडिया ग्लोबल रैंकिंग में अपनी पोजीशन इम्प्रूव कर सकता है। से चौथा जो हमारा एडवांटेज है वो ये है कि जैसे भारत अब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है और वैसे लोगों की संख्या जिनकी उम्र 60 से कम है उनकी तादाद ज़्यादा है। तो अगर इनकी हेल्थ अच्छी नहीं रही तो डेफिनेटली इसका असर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे पड़ेगा। तो अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री को अच्छा चाहिए तो डेफिनेटली इस एज के लोगों को डिफिशियंसी से दूर रखना बहुत ज़रूरी है। अब लास्ट एडवांटेज हमारा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में जो DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया गया है, अगर उसके आर्टिकल 47 को आप देखेंगे तो उसमें गवर्नमेंट का ये मोरल ऑब्लिगेशन है कि वो पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करे। तो फूड फोर्टिफिकेशन हो गया या फिर ऐसी किसी भी स्ट्रैटेजी को अगर गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है तो आर्टिकल 47 के अंडर जो उसके मोरल ऑब्लिगेशंस हैं उसको भी इम्प्लीमेंट करने में गवर्नमेंट को मदद मिलेगी। पर फूड फोर्टिफिकेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे पहला हमारा डिसएडवांटेज है एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। से ऐसे समझते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो पहले से ही बैलेंस डाइट खा रहा है और अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू उसे कंपल्सरीली फोर्टिफाइड फूड आइटम्स प्रोवाइड कराया जाए तो सिंपल सी बात है उसके शरीर में एक्सेस न्यूट्रिएंट्स जमा होते चले जाएंगे और एक वक्त के बाद ये शरीर को नुकसान ही पहुंचाएंगे। अब नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमारे शरीर में अकेले काम नहीं करते, वो कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम और विटामिन डी ये साथ काम करते हैं, जिंक एंड मैग्नीशियम ये साथ काम करते हैं। तो अगर शरीर में किसी भी एक न्यूट्रिएंट की कमी हुई तो उसको बैलेंस्ड यानी कि कॉम्बिनेशन में ही बॉडी को प्रोवाइड कराया जाता है। अब फूड फोर्टिफिकेशन में क्या प्रॉब्लम है कि अगर आपने फूड आइटम्स के थ्रू आयरन प्रोवाइड करा दिया बट अगर वो जिस कॉम्बिनेशन में काम कर रहा है अगर उस कॉम्बिनेशन के बाकी न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड नहीं कराया गया तो आयरन प्रोवाइड कराने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। थर्ड जो हमारा डिसएडवांटेज है वो ये है कि फोर्टिफाइड फूड को प्रोवाइड कराने की वजह से हमारी फूड हैबिट चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम जो इंडियंस अभी खाना खाते हैं वो एक बैलेंस डाइट होती है, पर ऐसे में जब फोर्टिफाइड फूड का इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका असर लोगों की फूड हैबिट्स पे भी पड़ेगा। लोग फोर्टिफाइड फूड ज़्यादा खाना प्रेफर करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेज ये है कि अगर फोर्टिफाइड फूड आइटम्स का कमर्शियलाइजेशन कर दिया जाए तो डेफिनेटली जो गरीब लोग हैं या फिर गांव में रहने वाले लोग हैं उन तक इसकी पहुंच नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जैसे जब आयोडाइज्ड सॉल्ट मार्केट में आया था तब गाँवों तक पहुंचने में और गरीब लोग के डेली के यूज़ में इसको लाने में बहुत टाइम लग गया। अब नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेज ये है कि हम हर फूड आइटम को फोर्टिफाई नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि किसान वही उगाना चाहेंगे जिसकी डिमांड होगी फोर्टिफिकेशन में। अब सेम चीज़ MSP के कारण भी हुई थी, यानी कि गवर्नमेंट जिसमें MSP प्रोवाइड कराती है किसान वही उगाना चाहता है। सेम चीज़ होने का खतरा यहाँ पे भी बना रहेगा। तो इससे क्या होगा कि जो फार्मर्स हैं उनकी क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा डिसएडवांटेज है वो ये है कि फॉर एग्जांपल अभी गवर्नमेंट आयरन डेफिशिएंसी से लड़ने के लिए फोर्टिफाइड राइस पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, पर इससे क्या होगा कि वैसे लोग जो पहले से ही किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं, फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया हो गया, जिसमें आयरन इंटेक को इंक्रीज़ करने से उनकी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, तो वैसे लोगों को फोर्टिफिकेशन से प्रॉब्लम हो सकती है। अब जो लास्ट हमारा डिसएडवांटेज है वो है एब्जॉर्प्शन। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका शरीर खास न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता है। ऐसा नहीं है कि वो उस न्यूट्रिएंट को खा नहीं रहे हैं, बट प्रॉब्लम इज़ कि उनका शरीर उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है। अब ऐसे में अगर वैसे इंसान को कंपल्सरीली कहा जाए कि आप फोर्टिफाइड आयरन खाइए, जानते हुए कि उनका शरीर वो आयरन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और उसके पीछे रीज़न कुछ और है, तो ऐसे लोगों को भी
फोर्टिफिकेशन से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थे हमारे कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब फूड फोर्टिफिकेशन, अब जो लास्ट हमारा सेगमेंट है वो है स्ट्रेटजी को लेकर के। तो इसमें पहला आता है प्रॉपर फूड प्रोसेसिंग। अब फूड आइटम्स में न्यूट्रिएंट की कमी का सबसे मेन रीज़न होता है गलत फूड प्रोसेसिंग तरीकों का यूज़ करना। अगर सही तरीके से फूड प्रोसेसिंग को किया जाए तो न्यूट्रिएंट लॉस कम होगा। तो गवर्नमेंट को फूड प्रोसेसिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एज़ कम्पेयर टू फूड फोर्टिफिकेशन। अब नेक्स्ट स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट की ये हो सकती है कि गवर्नमेंट पब्लिक अप्रोच की जगह इंडिविजुअल अप्रोच पे ज़्यादा ध्यान दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डायग्नोसिस के बाद पता चलता है कि किसी इंसान को आयरन डिफिशियंसी है तो ही उसको फोर्टिफाइड फूड आइटम्स प्रोवाइड कराया जाए, ना कि पूरी पब्लिक को एक साथ करा दिया जाए। जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट की होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि फोर्टिफाइड फूड आइटम्स का पब्लिक हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है उसकी प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए, ताकि प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई जा सके फॉर द फ्यूचर। अब एक और स्ट्रैटेजी हम गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट फूड फोर्टिफिकेशन पे ध्यान दे रही है, वैसे ही गवर्नमेंट को फार्मर अवेयरनेस पे भी ध्यान देना चाहिए, ताकि फार्मर्स को अवेयर किया जा सके कि वो जो फसल उगा रहे हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स की कितनी कमी है, क्या कमी है, और उसको कम करने के लिए वो क्या क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने डिस्कस किया था सेलेक्टिव ब्रीडिंग का प्रोसेस, तो ऐसी टेक्निक्स के यूज़ से फसल में ही न्यूट्रिएंट को ऐड किया जा सकता है, यानी कि ऑप्टिमम लेवल अचीव किया जा सकता है। तो फिर हमें फूड फोर्टिफिकेशन की कम ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था हमारा पहले क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था वो सेंगोल से रिलेटेड था। तो इसमें पूछा जा रहा है कि क्या नए पार्लियामेंट हाउस में जो सेंगोल की स्थापना की गई है, क्या वो एक पीछे की ओर जाने वाला कदम है? और इस पर आपकी जो भी राय है उसके सपोर्ट में आपको आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। तो चलिए हम सबसे पहले न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। तो न्यू पार्लियामेंट हाउस के इनॉग्रेशन के टाइम पीएम मोदी ने लोकसभा में सेंगोल को इस्टेब्लिश किया, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अब सेंगोल के इतिहास की बात करते हैं। तो ये एंशिएंट तमिल कल्चर का एक पार्ट रहा है। एंशिएंट तमिल लिटरेचर्स में सेंगोल का रेफरेंस मिलता है, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट लिटरेचर्स हैं उसमें पहला तो हमारा आता है तिरुक्कुरल, देन फिर आता है हमारा तोल्कापियम, और फिर तीसरा हमारा इम्पॉर्टेंट लिटरेचर है सिलप्पदिकारम। में से हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो है पहला तिरुक्कुरल, देन सेकंड आता है तोल्कापियम, और फिर थर्ड है हमारा सिलप्पदिकारम। बट तोल्कापियम में सेंगोल का सिर्फ रेफरेंस है, बट तिरुक्कुरल और सिलप्पदिकारम में सेंगोल के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो हम इन दो लिटरेचर्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो पहला हम सिलप्पदिकारम से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये एक स्टोरी है। ये बेसिकली एक लव स्टोरी है कोवलन और कन्नगी की। अब कोवलन और कन्नगी एक काफ़ी एफ्लुएंट फैमिली से, यानी कि अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे। बट क्योंकि कोवलन काफ़ी सारे डिसीजंस अपनी लाइफ में ऐसा लेता है जिसके कारण इनकी जो भी प्रॉपर्टी थी वो बिक जाता है। अब ये गरीब बन जाते हैं, तो जीवन यापन करने के लिए ये अपने घर को छोड़ करके मदुरई शिफ्ट हो जाते हैं, ताकि वहाँ पे कोवलन कुछ काम कर सके और पैसे कमा सके। बट जब ये मदुरई पहुँचते हैं तो इनके पास पैसे नहीं थे, तो कन्नगी अपना एक पायल देती है कोवलन को, ताकि उसको बेच करके ज़रूरत की चीज़ें वो खरीद सकें। अब कोवलन जब मार्केट जाता है उस पायल को बेचने के लिए, तो उससे पहले एक इंसिडेंट हो चुका था। जिस पांड्यन किंगडम की रानी थी उसका एक पायल चोरी हो गया था, और उसका भी डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम वैसा ही था जैसा कन्नगी का था। तो ज्वेलर को ये लगता है कि ये वही पायल है, तो वो इस इंसिडेंट को राजा को रिपोर्ट कर देता है। और राजा भी जब पायल देखते हैं तो उनको भी वो दोनों सेम ही लगता है। रानी को भी बुलाया जाता है, तो रानी को भी यही लगता है कि हाँ ये सेम वही पायल है। तो राजा क्या करता है कि कोवलन को मृत्यु दंड दे देता है। अब जब कोवलन की डेथ हो जाती है, तो जब कन्नगी को बात पता चलती है कि कोवलन की डेथ किस रीज़न से हुई है, तो वो जो अपना दूसरा बचा हुआ पायल था वो लेकर के राजा के पास जाती है। बट चूंकि राजा के हाथ से इनजस्टिस हो गया था, तो सेंगोल जो था वो टेढ़ा हो जाता है। अब राजा भी देखता है कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, और सेंगोल भी टेढ़ा हो गया है, तो वो क्या करता है पर्पसफुली, यानी कि जानबूझ के अपनी जान दे देता है। और जब वो जान दे देता है तो सेंगोल जो था वो सीधा हो जाता है, और इस तरीके से जो राजा ने जो इनजस्टिस किया था वो अपने जान दे करके उसको करेक्ट कर देता है। तो ये था हमारा सिलप्पदिकारम में सेंगोल का रेफरेंस। अब नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट तमिल लिटरेचर है वो है तिरुक्कुरल। अब तिरुक्कुरल में सेंगोल को एक फ़िलॉसफ़ी की तरह माना गया है।
फॉर एग्जांपल अगर इसको मॉडर्न डे टाइम्स में समझें तो अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो बहुत सारी फ़िलॉसफीज़ आपने पढ़ी होंगी। फॉर एग्जांपल सोशलिज़्म आपको पढ़ने को मिला होगा, फिर डेमोक्रेसी आप पढ़ते हैं, देन फिर आप सेक्युलरिज़्म पढ़ते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब एक फ़िलॉसफी है और एक कंसेप्ट है। तो तिरुक्कुरल में ठीक इसी तरह सेंगोल को एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं, एक फ़िलॉसफी और कंसेप्ट की तरह माना गया है। तो ये जो दो हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट एंशिएंट लिटरेचर्स हैं। अब आते हैं मॉडर्न टाइम्स पे। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त वाइसरॉय जो थे माउंटबेटन, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से ये पूछा कि हम क्या ऐसी चीज़ करें जो कि इंडिपेंडेंस और ट्रांसफ़र ऑफ पावर को सिंबलाइज कर सके। तो नेहरू जी ने सी राजगोपालाचारी से कंसल्ट किया कि हम क्या ऐसी चीज़ कर सकते हैं जो कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर को दर्शाए। तब सी राजगोपालाचारी ने ये सजेस्ट किया कि आप सेंगोल का यूज़ कर सकते हैं, और जब लॉर्ड माउंटबेटन सेंगोल जवाहरलाल नेहरू के हाथ में देंगे तो वो ये सिंबलाइज करेगा कि हाँ, आज से हमने सत्ता आपके हाथ में दे दी और आज से आप आज़ाद हैं। तो इस इमेज में आपको नेहरू जी दिख रहे होंगे और इनके हाथ में ये वही सेंगोल है जो आज हमारे पार्लियामेंट हाउस में इस्टेब्लिश किया गया है। तो इसके बाद क्या हुआ इस सेंगोल का? तो इसके बाद जो इलाहाबाद में नेहरू जी का घर था, जो बाद में म्यूज़ियम बना दिया गया जिसको आनंद भवन कहते हैं, तो वहाँ पे इसको रखा गया था। तो 75 ईयर्स के बाद इस सेंगोल को वहाँ से निकाल करके पार्लियामेंट में डाला गया है। उसके बाद ये एक ट्रिविया है कि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आज से 75 ईयर्स पहले ये सेंगोल बनाया था। आज इनकी एज कुछ 97 ईयर्स है। तो अब हम सेंगोल के सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। अब मॉडर्न टाइम्स में ट्रांसफ़र ऑफ पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए सेंगोल का यूज़ किया गया था, तो इसका कुछ तो सिग्निफिकेंस रहा ही हो। तो इसका सबसे पहला सिग्निफिकेंस तो यही है कि ये जस्टिस यानी कि न्याय और नीति परायणता को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा ये है कि ये चोला एम्पायर का इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है। अब साउथ के जितने भी किंगडम्स थे, सेंगोल उनका इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता था, बट जो हमारा पर्टिकुलर सेंगोल है जिसको अभी पार्लियामेंट में इस्टेब्लिश किया गया है, वो चोला एम्पायर से बिलोंग करता है। उन्होंने चोला एम्पायर के बारे में पढ़ा होगा, वो ये जानते होंगे कि ये कितना बड़ा एम्पायर था और ये कल्चरली भी काफ़ी रिच था। और एंशियंट टाइम्स में ये इकलौता ऐसा एम्पायर था जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग नेवी थी, और अपनी स्ट्रॉन्ग नेवी की हेल्प से ही ये श्रीलंका और इंडोनेशिया तक अपना साम्राज्य फैला चुके थे। और ये बे ऑफ बंगाल वाला जो हमारा रीजन है उसको कंट्रोल करते थे, जिसके कारण बे ऑफ बंगाल को चोला लेक भी कहा जाता था। तो दूसरा सिग्निफिकेंस हमारा ये हो गया। अब थर्ड है कि ये हमारे एंशियंट कल्चर का पार्ट है। अगर आप न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को देखेंगे तो उसमें एंशियंट कल्चर को बहुत ही उम्दा तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, चाहे वो मौर्यन एम्पायर हो या फिर चोला एम्पायर हो। और फिर जो लास्ट का हमारा सिग्निफिकेंस है कि ये हमारे फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है। ट्रांसफ़र ऑफ पावर के टाइम पे सेंगोल को यूज़ किया गया था, तो ये भी तो रिप्रेजेंट करता है कि कैसे हम कॉलोनियल पास्ट से फ्री हुए। तो ये कुछ इसका सिग्निफिकेंस है। अब हम इशू को डिस्कस करते हैं। तो अब हम इस इशू को डिस्कस करते हैं कि आखिर ये सवाल पूछा क्यों गया है कि क्या सेंगोल को इस्टेब्लिश करना एक बैकवर्ड लुकिंग स्टेप है। तो प्रॉब्लम यहाँ ये है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये एक मोनार्की का साइन है। अलग अलग भाषाओं में सेंगोल का अलग अलग नाम है। फॉर एग्जांपल इसे हिंदी में राजदंड कहते हैं, इंग्लिश में इसे सेप्टर कहते हैं, पर हमेशा से ये मोनार्की का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एक इंडियन कंटेक्स्ट में देख रहे होंगे, यहाँ पे ये राजदंड का यूज़ किया जा रहा है। तो यही इशू है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये तो एक मोनार्की का पार्ट है, तो इसको मॉडर्न डे पार्लियामेंट में इस्टेब्लिश करने की क्या ज़रूरत है। अब आपका स्टैंड कुछ भी हो सकता है। आप सेंगोल के इस्टेब्लिशमेंट से अग्री कर सकते हैं, डिसअग्री कर सकते हैं, पर यहाँ जो मैंने आर्गूमेंट्स दिए हैं वो मैंने इन फेवर दिया है। यानी कि यहाँ जो भी आर्गूमेंट्स हैं उसमें सेंगोल के इस्टेब्लिशमेंट को फेवर किया गया है। तो पहला आर्गूमेंट हमारा ये है कि ये हमारे एंशिएंट कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा आर्गूमेंट ये है कि ये जस्टिस और राइटियसनेस यानी कि न्याय और नीति परायणता को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में हमें इसे, जैसा कि तिरुकुरल में एक्सप्लेन किया गया है, वैसा ही इसे एक कंसेप्ट की तरह देखना चाहिए, ना कि एक ऑब्जेक्ट की तरह। नेक्स्ट आर्गूमेंट ये है कि ये इस बात को भी रिप्रेजेंट करता है कि जो न्यू इंडिया है वो अपने कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकलना चाहता है। आज़ादी के 75 ईयर्स हो चुके हैं, बट स्टिल आज भी हमारी सोसाइटी कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाई है। ये आप मैक्सिमम प्राइवेट स्कूलों के नाम और उनको जो प्रेफरेंस दिया जाता है उससे इजीली समझ सकते हैं। अब लास्ट आर्ग्यूमेंट ये है कि ये लोकसभा मेंबर्स के लिए भी एक मोरल रिमाइंडर का काम करेगा, सो दैट कि वो लोग जनता की भलाई की दिशा में काम करें। तो आज हमने फूड फोर्टिफिकेशन और सेंगोल इशू को डिटेल में डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डे 3 में जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे उसको डिस्कस करेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।